Good morning, dear students. Myself, Dr. Amish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV, Government College, भीलवाड़ा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास तक हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ चुके थे। उनमें समानता क्या है, उनमें असमानता क्या है, संकरण के बारे में जान चुके थे। लास्ट जो क्लास है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं उनके अंदर जो मल्टी सेंटर बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसमें कि हमने दो बॉन्ड पढ़े थे। एक था 3C2E बॉन्ड जो डाइबोरेन जिसका उदाहरण था, और एक था 4C2E बॉन्ड जो एल्किल लिथियम जिसका उदाहरण था। दोनों ही बंद में ये था कि जो वैलेंसी शेल है हमारे पास, जितने वैलेंसी शेल से उतने इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो हमें क्या करना पड़ा, जो मॉलिक्यूल क्या करता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को ही काम चला के और मल्टी सेंटर बॉन्ड बना लेता है, जिसमें कि 4 सेंटर है 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 3 सेंटर है 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन केला बंद जिसे कहते हैं, कदली बंद कहते हैं, सेतु बंद भी कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं, वो बंद बनाता है। तो ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक और टर्म है जिसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट और द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना, जस्ट मैं बताता हूं। जैसा मैंने बॉन्डिंग शुरू करते हुए बताया था कि जो बंध होता है उसमें दो एक्सट्रीम होते हैं। एक तरफ है पूरा प्योर कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, पूर्णतः क्या कहेंगे इसको, शुद्ध सहसंयोजक बंध, शुद्ध सहसंयोजक, ठीक है। दूसरा एक तरफ होता है शुद्ध आयनिक बंध, आयनिक बंध। ये दो एक्सट्रीम है, जब या तो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है एक और में, और एक तरफ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। इन दोनों के बीच में, अच्छा इनके क्या, यहां अगर देखें शुद्ध सहसंयोजक बंध जब बनता है जबकि विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम होता है, ठीक है, और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हो। आयनिक बंध जब बनता है जबकि विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ज्यादा हो, एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है। इन दोनों के बीच में जबकि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो पर अंतर हो, तब क्या होता है, जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो एक परमाणु के बाद ज्यादा टाइम गुजारते हैं तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एक परमाणु के ऊपर कम टाइम गुजारते हैं वहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं ध्रुवीय अणु या पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया, पार्शियली हुआ है पर चार्ज सेपरेशन हो गया है। वो हुआ क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो इस ध्रुवता को बताने का जो माप है वो कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। यही मैंने बताया है यहाँ पे। जैसे विषम द्विपरमाणुक अणु है वहीं की बात करेंगे, जो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनमें दोनों परमाणुओं की एटम्स की जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, कभी भी सेम नहीं होगी, वो अलग अलग ही होगी, ठीक है। तो हमेशा जो साझा का इलेक्ट्रॉन है वो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है उसकी ओर ज्यादा रहता है, और जैसे ही इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका वितरण असमान हुआ तो अणु में आ जाती है ध्रुवता या पोलरिटी, और वो क्या करती है, उससे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, ध्रुवता आ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए HCl जो बॉन्ड है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इसका यही है, जिसमें HCl एक बंध है, तो ये वही बीच वाला बंध है, ना तो ये पूर्णतः सहसंयोजी है ना ये पूर्णतः आयनिक है, ये कहलाते हैं ध्रुवीय बंध, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा नेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ये साझे के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन NH2N5 होता है, हाइड्रोजन 1s1 होता है, दोनों मिलकर ऑक्टेट पूरा करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ली स्ट्रक्चर देख चुके हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये जो क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहते हैं, जैसे ही ज्यादा एंगल यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए पार्शली, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह चार्ज सेपरेशन हो जाता है। और ये जो साइन है, ये साइन द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दिखाता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है ना। अब होती क्या द्विध्रुव आघूर्ण हम पढ़ेंगे अभी, एक सदिश राशि है, और हमेशा ये जो साइन होता है इसका डायरेक्शन होता है
ऋणात्मक धनात्मक से, सॉरी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में हमेशा ये साइन जाएगा कि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसको इस तरह याद रखिए। ओके, अब ये पोलैरिटी कितनी होगी, कितनी ध्रुवणता उस मॉलिक्यूल में आएगी, ये डिपेंड करेगा कि उन दोनों के बीच में जो विद्युत ऋणता है उसमें अंतर कितना है। जितना ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर होगा उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आ जाती है। और इस पोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए ही एक टर्म दिया जाता है जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, है ना, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये म्यू है, दिस साइन इज कॉल्ड म्यू। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को। इसकी वैल्यू होती है क्यू आर। ठीक है, अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण है, कोई मॉलिक्यूल है सपोज ये, इसमें कि ये पॉजिटिव, सपोज ये हाइड्रोजन ही है, ठीक है, और एक साइड नेगेटिव है, ये वाला नाभिक दिखा रखा है, तो ये सपोज क्लोरीन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन साइड है, एक क्लोरीन साइड है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू क्लोरीन, बहुत ज्यादा है क्लोरीन की। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक, तो इसके जो पोलैरिटी है उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म दिया गया जिसे हम कहते हैं म्यू से डिफाइन करते हैं। उसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, जो बराबर होता है इन दोनों में से किसी एक पर आवेश, या तो इसका आवेश, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं। अगर +1 होगा तो 1, चाहे -1 होगा तो 1, साइन नहीं ले रहे हैं हम, आवेश की बात कर रहे हैं। कौन सा आवेश है, वो आवेश इनटू उनके बीच दूरी। कई जगह पे डिस्टेंस को d से दिखाते हैं तो म्यू इक्वल टू क्यू डी भी लिखा जाता है, वो एक ही बात है। d जो है वो डिस्टेंस, r जो डिस्टेंस को बता रहा है, उन दोनों नाभिकों के बीच में दूरी को बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्यू आर, जहां ये क्यू तो ध्रुव आवेश हो गया और r जो इंटरन्यूक्लियर दूरी है, अंतरनाभिकीय दूरी है। गलत लिखा है, मैं सही कर देता हूं। अंतरनाभिकीय दूरी है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं कि यह एक सदिश राशि है जिसका साइन किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह दिखाया जाता है ये क्रॉस करके। ठीक है, इसकी यूनिट होती है डिबाई। डिबाई से इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं, और एक डिबाई होता है 10-18 सेंटीमीटर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको हम एंगस्ट्रॉम में अगर लिखे तो ये होता है 10-10 एंगस्ट्रॉम डॉट ESU। तो इनको ध्यान रखिए, ज्यादातर ये यूनिट काम में आती है, सेंटीमीटर ESU 10-18। तो डिवाइस की यूनिट है। ओके, अब ये आपके कोर्स में मेंशन्ड है कि द्विध्रुव आघूर्ण से परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालिए। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। उसमें हमें दो चीजें चाहिए बस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस और एक द्विध्रुव आघूर्ण का जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। तो ये फॉर्मूला है प्रतिशत आयनिक गुण निकालने का, जो है कि द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान, मतलब जो भी प्रैक्टिकल वैल्यू उसकी आ रही है, ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है द्विध्रुव आघूर्ण की, डिवाइडेड बाय यौगिक को 100% आयनिक मानते हुए हम अगर द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलन करें, या जो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है म्यू इक्वल टू क्यू आर, जो हमने अभी पढ़ी है क्यू आर। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू, ये थ्योरेटिकल वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बताता है कि कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है। जैसे एक एग्जांपल लिया है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु के द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान आ रहा है 1.98 डी। ठीक है, तो प्रायोगिक मान को तो हम ऊपर ले रहे हैं 1.98। ठीक है, और इसे 100% आयनिक मानते हुए म्यू का जो ऑब्जर्व वैल्यू है, परिकलित मान है, वो आ रहा है 4.4 डी। तो वो आ गया 4.4 डी, जिसमें कि हमने मॉलिक्यूल को बिल्कुल आयनिक माना है, 100% आयनिक माना है। उसके बाद हमने जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है म्यू इक्वल टू क्यू डी से, वो आ गई 4.4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाता है 45%। ठीक है, ये था 45%। तो ये आ जाता है 45%। तो ये 45% आयनिकता के बारे में बताता है HF के अंदर 45% आयनिकता आ जाती है। ठीक है, इस तरह निकालते हैं। एक और तरीका
जो आपके कोर्स में लिखा हुआ है वो है विद्युत ऋणता से प्रतिशत आयनिक गुण निकालना। ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन हैं। द्विध्रुव कार्बन के बारे में लिखिए। म्यू इक्वल टू केडी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आगे भी काम आती है। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वहाँ कंडीशंस होती है कि मॉलिक्यूल में अगर डाइपोल मोमेंट है तभी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, तो वहाँ डाइपोल मोमेंट हमारे निकालना ही पड़ता है, हमें पता करना पड़ता है कि ये मॉलिक्यूल डाइपोल है या नहीं है। और उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी वेक्टर वैल्यू, क्योंकि ये सदिश राशि है तो ये देखना पड़ता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, बीइंग इन फर्स्ट ईयर आपको ये पता होगा वैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, सपोज अगर उसको इस तरह हम देखें, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है, मैं आपसे पूछूं कितना है तो शायद आप यूं नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और हमें इसका स्ट्रक्चर पता है तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसका जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है। अगर सिर्फ ये आधा बॉन्ड होता यहां तक तब तो इसकी कोई वैल्यू होती, म्यू इक्वल टू क्यू डी से, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, ये इधर भी है तो आधा इधर है आधा इधर है, तो क्योंकि दोनों तरफ डाइपोल बराबर हो गया तो अल्टीमेटली क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है ना। जबकि SO2 के अगर केस देखें, ठीक है, सेम SO2 CO2 सेम रिजेंबल लगते हैं, लेकिन SO2 का ये जो वेक्टर जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता है। तो इसका मतलब SO2 क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ये वी शेप मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि ये जो ये वेक्टर क्वांटिटी है ये जीरो नहीं हो पाती है, ठीक है। इस तरह ये डाइपोल मोमेंट काम आता है। छोटी छोटी चीजें मैं कह रहा था। दूसरा आपके विद्युत ऋणता से प्रतिशत आयनिक गुण का निकालना। तो एक ग्राफ खींचते हैं हम जिसमें कि एक तरफ लेते हैं विद्युत ऋणता में अंतर, क्योंकि आयनिक करैक्टर किस पे डिपेंड करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर नहीं है तो वो शुद्ध सहसंयोजक बंद होगा और वो तभी पॉसिबल है जबकि विद्युत ऋणता में अंतर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होगा, आयनिक करैक्टर भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ता जा रहा है दो परमाणुओं के बीच में जो अणु बना रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, ये उनका परसेंटेज आयनिक गुण बता रहा है। तो जैसे जैसे अंतर बढ़ेगा आयनिक गुण बढ़ता जाएगा। 1.7 जब हो जाएगा इनका अंतर तो वहां पर 50% आयनिक गुण हो जाता है, 50% कोवेलेंट गुण हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जहां पर कि 100% आयनिक गुण पाया जाए। इस आधार पे, इस ग्राफ के आधार पे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव विद्युत ऋणता से प्रतिशत आयनिक गुण को निकालना, पॉलिंग ने सूत्र दिया और एक हैन व स्मिथ ने एक सूत्र दिया। तो पॉलिंग का जो सूत्र है वो तो ये कहलाता है 1 माइनस ई माइनस 1/4 एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर, जहाँ एक्स ए और एक्स बी क्या है, ये जो ए और बी हमारा परमाणु है इन दोनों की विद्युत ऋणता है। ये एक्स ए है सपोज, ये एक्स बी है, ठीक है। दूसरा हैने स्मिथ ने दिया था जो था 16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, ए और बी की। तो अगर हमें ये दोनों पता हो, इनको अगर इसमें पुट करें तो हमारे जो परसेंटेज आयनिक गुण है वो निकल जाता है, जिसका मान प्रायोगिक मानों के जो निकाला जाता है प्रायोगिक मान उनके लगभग समान ही आता है। तो इसलिए ये फॉर्मूले बिल्कुल सही सिद्ध हुए। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना। आज हम यही तक करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कुछ आपके कोर्स में दुर्बल इंटरेक्शंस हैं, दुर्बल अंतर क्रियाएं हैं, उनके बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।